बच्चों, आज हम कवि पद्माकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये देखिए, 1753 और 1833 ये दिया हुआ है। इसके 1753 में जन्म हुआ था और 1833 में उनकी मृत्यु हुई थी। पद्माकर, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी आपके जो पेपर होंगे उसमें 5 अंकों का आता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पद्माकर रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बादा उत्तर प्रदेश के निवासी है। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। ये भी उत्तर प्रदेश के हैं और जो परिवार का वातावरण था वो कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल में अन्य लोग भी कवि थे। मतलब उनके पिता तो थे, उनके साथ साथ कुल के अन्य लोग जितने भी व्यक्ति थे वे सब कवि थे। अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। उनके वंश का नाम क्या पड़ गया? कवीश्वर, क्योंकि सब कवि थे। वे अनेक राजाओं राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान मिला, दान मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। मतलब पहले जो राजा महाराजा होते थे वे ऐसे ही दान कर देते थे गांव को। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। जो जयपुर नरेश थे वो कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जग विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है जो उनकी रचनाएं है। मतलब ये आपको याद रखनी है, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जग विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी। और पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और प्रकृति का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्माण उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रभावपूर्णता की दृष्टि से समैया और कवित्व पर जैसे अधिकार पद्माकर ही कर था। इतने अच्छे मतलब उन्होंने कवित्व पर मतलब पूरा इतनी अच्छी तरह से गाया है, इतनी अच्छी तरह से मतलब रचना लिखी है, वैसे अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था और अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में भी अद्वितीय है। अनुप्रास अलंकार तो वो बहुत अच्छी तरह से ध्वनि चित्र खड़ा करने में अद्वितीय थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है और प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है और बसंत ऋतुओं का राजा है। जो बसंत होता है ऋतुओं का राजा है और बसंत के आगमन पर प्रकृति जो विभाग होते हैं, पक्षी होते हैं और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। ये पाठ हम कल पढ़ाएंगे। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना चाहती है। और अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है और मेघ के बरसने में कवि ने को बरसते देखता है। कल पढ़ाएंगे ये जो चैप्टर है आपका, ये आप ये कवि परिचय को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। अपनी बुक में से अपने कॉपी में भी करेंगे क्योंकि 5 नंबर का आता है। सभी बच्चे इस कवि परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी बुक कॉपी में भी करेंगे।